हेमलता जी अफसोस भरे लहजे में बोली, यहाँ तो हम सब घर परिवार के ही तो लोग जमा हैं। अब अपने ही परिवार से कोई ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा नहीं। शायद वान्या ने ही गलती से कुछ नशीली चीज सूंघ ली होगी। डॉक्टर ने फिर एक इंजेक्शन तैयार करके वान्या को लगा दिया और गंभीरता से बोला, अब थोड़ी देर इसे एकदम आराम से सोने दीजिए। जब ये सोकर उठेगी तो पूरी तरह से ठीक होगी। इसे कोई भी डिस्टर्ब मत करिएगा। गहरी नींद की ज़रूरत है इसे, इसलिए अब इसके रूम में से अकेले ही रहने दीजिए और आप सब यहाँ से अपने रूम में चले जाइए। डॉक्टर के जाते ही हेमलता ने सरिता को गले से लगाकर हिम्मत बंधाई और फिर बोली, तुम भी जाओ अपने रूम में, थोड़ी देर से तुम्हारे लिए डिनर वहीं भिजवा देती हूँ। सुबह तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, किसी बात की फिक्र मत करना तुम। थोड़ी देर में सब अपने रूम में चले गए। बेटी की फिक्र में सरिता से कुछ भी खाया पिया न गया और वो बस थोड़ा सा सूप पी के बेड पर लेटी रही। मनोज और विशाल नीचे से थोड़ा बहुत खा पी के चले आए। सब अपने बेड पर लेट गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद बेड पर करवटें लेने के बाद विशाल उठा और अपने कानों में म्यूजिक प्लेयर के ईयरफोन लगाता हुआ अपनी मम्मी से बोला, मॉम मैं थोड़ी देर बाहर लॉन में वॉक करके आता हूँ। सरिता ने हामी भर दी। ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा जल्दी लौटाना। विशाल गर्दन हिला के रूम से बाहर निकल गया। करीब 1-1.5 घंटे गुजरने के बाद सरिता चिंतित होकर मनोज से बोली, ज़रा विशाल को कॉल करके वापस आने के लिए बोलो, बहुत देर हो गई है उससे गए हुए। मनोज ने तुरंत मोबाइल से विशाल को कॉल लगाया, लेकिन विशाल का मोबाइल तो स्विच ऑफ आया। गुस्से में भुनभुनाते हुए मनोज बाहर निकल के आया और लॉबी से होकर नीचे सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वो बाहर लॉन में आया और विशाल को पुकारने लगा, लेकिन जब विशाल की कोई भनक तक नहीं मिली तो वो बौखला के फिर जोर जोर से विशाल का नाम लेके चीख पुकार मचाने लगा। कुछ ही देर में वहाँ सभी लोग भागते हुए चले आए। जब मनोज ने उन्हें विशाल के ना मिलने की बात बताई तो सब हैरान परेशान होकर विशाल को खोजने में जुट गए, लेकिन विला का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी विशाल का कहीं कोई पता न चल पाया। उफ, कहाँ चला गया विशाल। विशाल को गायब पाकर सबके होश उड़ गए। सरिता बुरी तरह से बिलखने लगी, विशाल मेरा बेटा कहाँ गया? अभी तो नीचे आया था कुछ देर पहले। मनोज ने क्रुद्ध स्वर में कहा, ये जरूर किसी की साजिश है। जब से राय साहब ने विशाल को अपनी जायदाद में उत्तराधिकारी बनाया था तब से ही वो बहुतों की आंखों में खटक रहा था। बताओ किसने किया है मेरे विशाल को गायब? ये सुनते ही विशाखा ने तमक कर कहा, क्या बोल रहे हो मनोज? माना कि बेटे के यूं लापता होने से तुम दुखी हो, और दुख तो हमें भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी हो वो हमें बोलो। गौतम ने धीरे से कहा, हो सकता है विशाल कहीं बाहर चला गया हो। बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी, भावेश बोला। पहले पता तो कर लो ठीक से कि विशाल कहीं गया भी है या नहीं। बिना मतलब के यूं ही परेशान हो रहे हो और हमें भी कर रहे हो। मनोज ने घूरते हुए कहा, तुम जाकर सो ना आराम से, यहाँ खड़े होकर क्यों परेशान हो रहे हो? तभी हेमलता को ध्यान आया, अरे दिलीप कहाँ है? अब तक सोया ही है क्या? सरिता ने रुआंसे स्वर में ही कहा, दिलीप तो बाहर गया हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही तो गार्ड ने हमें बताया था। ये सुनते ही राय साहब भी चौंक कर बोले, क्या दिलीप बाहर गया है? वो भी इस वक्त? कहाँ चला गया वो यूं ही बिना बताए? और उन्होंने गार्ड को बुलाया। तुमने दिलीप को बाहर जाने से रोका क्यों नहीं? गार्ड ने हिचकते हुए कहा, साहब हमने तो बहुत रोका दिलीप को, पर वो बोले कि मैं बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, आपको पता ना चले, इसलिए वो गाड़ी न लेकर कैब से गए हैं। ओ गॉड! राय साहब एकदम चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही दिलीप को कॉल लगाया। उधर से दिलीप की आवाज़ सुनते ही वो बरस पड़े उस पर। कुछ सोचते समझते हो नहीं क्या तुम? कोई इतनी रात को ऐसे बिना बताए जाता है क्या? दिलीप ने सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी डैड, मुझे लगा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए बिना बताए ही कैब लेकर चला आया था। मैं बस अभी 10 मिनट में घर पहुंचता हूं। राय साहब थोड़ा शांत होते हुए बोले, अच्छा विशाल है क्या तुम्हारे साथ? विशाल? दिलीप हैरत से बोला, नहीं तो, मैं तो अकेले ही आया हूँ। विशाल तो वहीं कहीं होगा ना विला में। नहीं दिलीप, राय साहब ने धीरे से कहा, विशाल पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा हमें। ओह! दिलीप चिंतित हो उठा। ओके डैड, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ, हम ढूंढ लेंगे उसे जल्दी ही। ओके जल्दी आओ तुम, कहते हुए राय साहब ने कॉल कट कर दी। फिर अचानक विशाखा की ओर मुड़कर बोले, क्यों विशाखा, ये राजीव जी नहीं आए अभी तक क्या? कहाँ गए हैं वो? विशाखा धीमे स्वर में बोली, पता नहीं भैया, उनका तो मोबाइल भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ बहुत। ओफो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक रात में ही अचानक 3-3 लोग ऐसे बाहर कहाँ चले गए। रूपेश ने थोड़ा चिढ़े हुए स्वर में कहा, विशाल कहीं बाहर नहीं गया है, सरिता जोर से बोली। वो बस कुछ देर टहलने के लिए नीचे आया था और अब अचानक लापता हो गया है। ओह, आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? अंजलि बोल पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं?
छुपा मैं नहीं रही हूँ, तुम लोग रहे हो। सरिता उबल पड़ी। तुम सबकी आंखों में मेरा बेटा कांटे की तरह चुभ रहा था। सच सच बताओ कि कहाँ है मेरा विशाल। हेमलता ने सरिता को प्यार से सांत्वना देते हुए कहा। देखो सरिता, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हम विशाल को जरूर खोज निकालेंगे। राय साहब भी समझाते हुए बोले, हाँ मुझे भी लग रहा है कि विशाल शायद बाहर घूमने फिरने चला गया होगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तभी गेट के बाहर एक टैक्सी रुकी और दिलीप अंदर आ गया। दिलीप को देखकर सब उसकी ओर ही चल पड़े। मनोज बोला, बेटा तुमसे कुछ कहा था ना विशाल ने, वो कहीं बाहर जाने वाला था क्या? दिलीप ने अनभिज्ञता से कहा, नहीं तो विशाल से तो मैं शाम के बाद मिला तक नहीं, मैं तो बस यूं ही टाइम बिताने क्लब गया था। ओ गॉड, राय साहब बोले, अब विशाल कहाँ गया होगा? कहीं वो कोई मूवी देखने तो नहीं चला गया? अभी सब चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक ही एक गाड़ी बाहर आकर रुकी और उसमें से राजीव उतर कर आया। उसके सर और हाथ पर पट्टी बंधी थी और वो थोड़ा लंगड़ाते हुए भी चल रहा था। ये देखते ही विशाखा चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? चोटें कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? राजीव ने कराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, विशाखा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में अचानक ही कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर मुझ पर हमला कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बस मेरा बैग लेकर ही वो लोग भाग गए। ऐसा क्या था बैग में फूफा जी? भावेश ने तुरंत पूछा। और बदमाशों को कैसे पता चला कि आपके पास कुछ कीमती सामान है? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो भावेश? विशाखा चिल्लाई। देखते नहीं राजीव को आराम और मरहम पट्टी की जरूरत है और तुम हो कि बस उलूल जुलूल सवाल करने लगे। राजीव भी गुस्से से बोला, विशाखा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझमें और बकवास सुनने की ताकत नहीं है। और वो अपने रूम की ओर चल पड़ा। तभी दिलीप बीच में ही बोल पड़ा, प्लीज इस वक्त यूं बिला वजह एक दूसरे से उलझना बंद करिए। हमें अपना पूरा ध्यान विशाल को ढूंढने में लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। मनोज भी भीगे स्वर में बोला, मुझे बहुत फिक्र हो रही है विशाल की। मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं विला से बाहर गया ही नहीं है। ओके, राय साहब ने कहा, हम सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। मेन गेट पर लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। अगर विशाल बाहर गया होगा तो फुटेज में जरूर दिख जाएगा। ओह जल्दी चलिए, मनोज और सरिता एक साल बोल पड़े। जल्दी ही सब पूरे ध्यान से रात के 9 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज देखने लगे। दिलीप जरूर दिखा बाहर जाते हुए, पर विशाल तो कहीं नजर नहीं आया। ओ गॉड, सबके चेहरे चिंतित हो उठे। आखिर विशाल जब बाहर गया ही नहीं है तो फिर विला में ही वो कहाँ लापता हो गया? सरिता अब फूट फूट कर रोने लगी। हेमलता उसे धीरज बंधाती हुई बोली, सरिता हिम्मत रखो, ये तो खुशी की बात है कि विशाल कहीं बाहर नहीं गया है। इसका साफ मतलब है कि वो यही विला के अंदर ही है। हमें ऊपर के फ्लोर पर और टेरेस पर जाकर भी अच्छी तरह से विशाल को खोजना चाहिए। दिलीप ने सहमति जताई। करेक्ट, हो सकता है कि वो नींद में अपना रूम भूल गया हो और जाकर किसी दूसरे रूम में सो गया हो। ये सुनते ही सब लॉन से वापस विला के अंदर चल पड़े। अब हर एक रूम और हर फ्लोर की तलाशी लेने में सभी जी जान से जुट गए। वान्या जिस रूम में सो रही थी वहां भी जाकर दिलीप और मनोज ने देखा, पर रूम में वान्या के सिवाय कोई दूसरा नहीं था और वान्या तो इंजेक्शन के प्रभाव में गहरी नींद में डूबी हुई थी। सारे गार्ड्स भी विशाल को ही ढूंढने में लगे थे। एक एक कमरे और नीचे कंपाउंड से लेकर ऊपर टेरेस तक की तलाशी लेने पर भी जब विशाल का कोई सुराग नहीं मिला तो हताशा के मारे मनोज और सरिता जमीन पर ही बैठकर रोने लगे। उनका दिल आशंका से कांपने लगा। राय साहब और हेमलता बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर उनके कमरे तक लाए और फिर बेड पर बिठाते हुए बोले, चिंता मत करो और इस तरह से मन को दुखी मत करो। हो सकता है कि विशाल विला के पिछले वाले छोटे गेट से बाहर चला गया होगा। वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि फिर भी विशाल ना लौटा तो हम तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। पर वो वापस तो तब लौटेगा ना जब कहीं गया ही नहीं होगा। मनोज ने रुआंसे स्वर में कहा, हमने खुद सीसीटीवी फुटेज देखा है। विशाल बाहर गया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? वो इसी विला में ही कहीं गुम हो गया है। पर हमने तो विला का चप्पा चप्पा छान मारा। रूपेश बोला, यदि विशाल यहाँ होता तो जरूर मिल जाता। वो कोई सुई तो है नहीं, इंसान है। इतनी बारीकी से छानबीन की है तब भी तो नहीं नजर आया वो विला में। इतना हो हंगामा हुआ पर मैनेजर कहीं दिखा ही नहीं। क्या उसे सुनाई नहीं दिया होगा इतना कोलाहल? राय साहब ने कहा, मैनेजर तो जरूरी काम से वकील के ऑफिस गया हुआ है। इतनी रात को वकील के ऑफिस में क्या काम आ गया उसे? गौतम और भावेश पूछ बैठे। काम उसे नहीं मुझे था, राय साहब जोर देते हुए बोले। और कुछ काम इतने जरूरी होते हैं कि उनके लिए दिन निकलने का इंतजार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी अब वो वापस आ ही रहा होगा। फिर सबने सुबह होने तक विशाल का इंतजार करने का निश्चय किया और अपने अपने रूम की ओर चल पड़े। मनोज और सरिता वहीं हॉल में पड़े सोफे पर ही बैठ गए। उन्होंने ठान लिया कि वो दोनों सुबह होने तक यहीं
वहीं हॉल में ही इंतजार करेंगे विशाल का। तभी बाहर का गेट खुला और मैनेजर ने विला में प्रवेश किया। गार्ड से जैसे ही उसे विशाल की गुमशुदगी का पता चला, वो हैरान होता हुआ जल्दी जल्दी हॉल की ओर आने लगा। अभी मेन डोर के पास पहुंचा ही था कि उसकी नजर डोर मैट के नीचे झांकते कागज पर पड़ी। ओह, ये क्या कागज पड़ा है यहाँ? मैनेजर ने बुदबुदाते हुए वो कागज निकाल कर देखा। माय गॉड! कागज को देखते ही मैनेजर के होश उड़ गए। वो भागकर हॉल में आया। वहाँ बैठे मनोज और सरिता दोनों ही मैनेजर को यूं हक्का बक्का देखकर लपक कर उसके पास आ गए और व्याकुल होकर पूछने लगे, क्या हुआ? विशाल का कुछ पता चला? मैनेजर की आवाज़ सुनकर राय साहब भी वहां पर आ पहुंचे। मैनेजर ने अपने हाथ में रखा वो कागज राय साहब को पकड़ा दिया। राय साहब ने पढ़ा, विशाल हमारे पास सुरक्षित है, उसकी कीमत दो और विशाल को ले जाओ। कीमत है 25 करोड़। ये क्या? विशाल का किडनैप? पर कैसे और किसने किया? विशाल बेटे, किसने किया है तुम्हें किडनैप? सरिता पूरे जोर से चीख पड़ी। मनोज भी अवाक होकर उस कागज को फटी फटी आंखों से देख रहा था। 25 करोड़ उसके बेटे की कीमत, यानी किसी ने उसके बेटे का किडनैप कर लिया है। तभी सरिता उसे झकझोरते हुए चिल्लाई, मनोज देखा आपने, मुझे पहले ही डर लग रहा था कि विशाल के साथ जरूर कुछ बुरा घटा है। अब कहाँ होगा हमारा बेटा, कैसे मिलेगा वो? मनोज ने सरिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, उस किडनैपर को पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा उसे पैसे, पर अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी राय साहब ने मनोज के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना भरे शब्दों में कहा, मनोज इस वक्त हमें होश में काम लेना चाहिए। विशाल की जान खतरे में है, हमें एक एक कदम बड़ी समझदारी से उठाना होगा। दिलीप भी धीरे से बोला, मुझे तो लगता है हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। विशाखा चिल्लाई, पुलिस? क्या बोल रहे हो दिलीप? पुलिस को इन्फॉर्म किया तो किडनैपर विशाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर आप ये कैसे कह सकती हैं बुआ जी? गौतम बीच में ही बोल पड़ा, कागज़ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पुलिस को खबर मत देना। विशाखा ने गुस्से से गौतम को देखा, क्या इतनी सी बात भी समझ नहीं आती तुम लोगों को? वैसे भी मनोज 25 करोड़ की रकम जुटा सकता है, विशाल मिल जाए बस, पैसे तो फिर बाद में भी कमाए जा सकते हैं। रूपेश ने सोचते हुए कहा, मैं तो दिलीप भाई की बात से सहमत हूँ, हमें पुलिस को खबर करनी ही चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेकर किडनैपर विशाल को छोड़ ही देंगे? तभी राजीव धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ वहाँ चला आया और सबको इस तरह हॉल में इकट्ठा देखकर बोला, क्या हुआ? अब कोई खबर पता चली विशाल की? ओहो, गौतम और भावेश ने व्यंग से कहा, बड़ी जल्दी चले आए आप चिंता जताने। विशाखा ने आग उगलती नजरों से घूरते हुए कहा, तुम दोनों को आखिर प्रॉब्लम क्या है राजीव और मुझसे? अपनी हद में रहो, नहीं तो क्या हमको भी किडनैप करवा लोगे? भावेश ने तीखे स्वर में जवाब दिया। अब हेमलता जोर से बोल पड़ी, सब बिल्कुल चुप हो जाओ, यहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, विशाल की जान खतरे में है और तुम सब बेकार की बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो। राय साहब गंभीरता से बोले, मनोज तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, वहाँ पर हम सीरियस होकर प्रॉब्लम पर विचार कर सकते हैं। तभी विशाखा मुंह बनाते हुए बोली, स्टडी रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आप लोग यहाँ पर चर्चा कीजिए, हम सब चुप रहेंगे। दिलीप ने नरमी से कहा, बुआ जी आप लोग बुरा मत मानिए प्लीज़, वो तो बस विशाल की फिक्र को लेकर डैड थोड़े संजीदा हो उठे हैं। आप सब यहीं रहिए और ज़रूरत पड़ने पर बेहिचक अपनी सलाह दीजिए। अब सब वहीं हॉल में बैठ गए। मनोज और सरिता का बुरा हाल हो गया था। मनोज कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, नैरोबी में मेरा बिजनेस है तो बहुत बड़ा, पर तुरंत 25 करोड़ रुपए अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। मेरा बहुत सा पैसा तो इधर उधर फंसा हुआ है, अब रातों रात कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? दिलीप ने शांति से समझाते हुए कहा, आप एकदम से 25 करोड़ की बात क्यों सोचने लगे? अभी तो किडनैपर ने कोई डेडलाइन भी नहीं दी है, हम पहले दूसरे ऑप्शन पर गौर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विशाल का किडनैप हुआ कैसे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो कोई बाहरी शख्स आता जाता नजर नहीं आ रहा है ना ही विशाल बाहर जाता हुआ दिख रहा है। रूपेश तुरंत बोला, वही तो पेंच है कि आखिर किडनैप किया किसने और कैसे। अब तो ये समझ में आ गया कि इसके पीछे 25 करोड़ का लालच है, पर ये है कौन? अब ये पता चल जाता तो फिर मैं क्या अभी ऐसे बैठे रहता? मनोज ने आवेश में खड़े होते हुए कहा। इसी वक्त जाकर विशाल को उसके पंजे से नहीं छुड़ा लाता? सरिता रोती हुई बोली, आप मेरे सारे जेवर बेच दो, कुछ भी करो पर विशाल को ले आओ। मनोज हताशा से बोला,
ओ सरिता, तुम्हारे सारे जेवर बेचकर भी 15 या 20 लाख ही मिलेंगे और हमें ज़रूरत 25 करोड़ की है। मैं अपने जनरल मैनेजर को मैसेज करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो कैश का इंतज़ाम करे। तभी राय साहब कहने लगे, मनोज, मैं भी अपने मैनेजर और वकील से बात करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ पैसे जुटाने की। आखिर विशाल को मैंने 25% का उत्तराधिकारी जो बनाया है। जस्ट मिनट डैड, अचानक ही दिलीप ज़ोर से बोला, क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती कि आपने विशाल को 25% का हकदार बनाया और किडनैपर ने भी 25 करोड़ ही मांगे हैं? ओ माय गॉड, राय साहब ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, सच में ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि ये बात तो अभी सिर्फ हमको ही मालूम है। अब बाहर ये बात कैसे और किसको पता चल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, भावेश ने जोर देते हुए कहा। इसलिए तो अंकल, मैं कह रहा था कि विशाल की किडनैपिंग में ज़रूर किसी जानकार का ही हाथ है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। सरिता रोते हुए बोली, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, कौन पापी है जिसे मेरे बच्चे से दुश्मनी है। तभी मैनेजर ने राय साहब को धीरे से कहा, सर, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। वकील साहब ने बोला था कि विला में पहुंचते ही आपसे चर्चा कर लूं, पर विशाल की गुमशुदगी के कारण मैं कह नहीं पाया। प्लीज़ ज़रा आप स्टडी रूम में चलिए 2 मिनट के लिए। राय साहब खड़े होते हुए मनोज से बोले, बस अभी आता हूँ मैं, वकील साहब को भी तो पैसे के बारे में बोलना है मुझे। और वो मैनेजर के साथ स्टडी रूम की ओर चल दिए। हॉल में बाकी सब एक दूसरे को संदिग्ध नज़रों से घूरने लगे। एकदम मरघट सी शांति छा गई हॉल में। सब मन ही मन सोच में डूबे थे कि विशाल की किडनैपिंग आखिर किसने की और कैसे की, पर जवाब किसी को भी नहीं सूझ रहा था। अचानक दिलीप ने मनोज से पूछा, विशाल के पास मोबाइल तो था ना रूम से बाहर आते टाइम? मनोज ने परेशान स्वर में कहा, बेटा मोबाइल तो था, पर वो तो नंबर ही नहीं लग रहा है। दिलीप बोला, कोई बात नहीं, पर मोबाइल से कम ये तो पता चलेगा कि मोबाइल की लास्ट लोकेशन कहाँ की थी। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी विशाल को ढूंढने में। पर मोबाइल ट्रेस करने का काम तो पुलिस ही कर सकती है। गौतम तुरंत बोला, करेक्ट, तो पुलिस को इन्फॉर्म करने में देरी क्यों? भावेश ने कहा, किडनैपर ने कोई धमकी तो दी नहीं है कि पुलिस को नहीं बताना है, तो फिर हम क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं पुलिस को? ओफो, विशाखा झल्लाते हुए बोली, ये तो सोची समझी बात है, पुलिस को बताएंगे तो विशाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं किडनैपर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सरिता चीख पड़ी, पुलिस के पास नहीं जाएगा कोई भी। विशाल का अहित हो ऐसा हमें सपने में भी नहीं करना है। हेमलता ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा, घबराओ नहीं, विशाल का हित हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी राय साहब और मैनेजर स्टडी रूम से बाहर आ गए। राय साहब के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही थीं। वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गए। मैनेजर ने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए बाहर चल दिया। तो दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के लिए हमारी कहानी से जुड़े रहिए। ये कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए इस कहानी के साथ बने रहिए। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगती है आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे कहानी के अगले पार्ट में।